हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल दो मेरा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज बीएससी के 20 सवाल में पुनः 20 सवाल लेकर आए हैं। ये 5वां वीडियो है और इसमें हमने फिर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकृति से पूछे जाते हैं या जिस तरह से पूछे जा सकते हैं, इन्हीं आधारों पे हमने प्रश्नों को चयनित किया है। और हाँ, मैं एक बार ये भी बता दूं कि ये जो प्रश्न चयनित करने का जो उद्देश्य है मेरा, वो ये नहीं है कि हम आपको प्रश्नों को याद कराते हैं। नहीं, याद कोई नहीं करा सकता। पूछे हुए प्रश्न या विगत जो प्रश्न आए हैं उसमें से कुछ एक % प्रश्न पुनरावृत्ति में बार बार आते हैं। मेरा जो मूल उद्देश्य है इस पूरे सीरीज का वो है कि हर खंड को आपके दिमाग में उतार दिया जाए। हर एक खंड का मतलब, जैसे संविधान में कुछ एक खंड होते हैं जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और तरह तरह से पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। वही हाल विज्ञान में होता है, वही हाल इतिहास में होता है। तो इसी उद्देश्य से हमने इस सीरीज को रखा है ताकि आप चीज़ों को, उन खंडों को बार बार देख सकें, ताकि परीक्षाओं में प्रश्न न छूटे, चाहे जैसे भी पूछे। आइए आपका प्रश्न देखते हैं, समय नष्ट न करते हैं। बीपीएससी के 20 प्रश्न पार्ट 5 यानी कि 5वां वीडियो है। पहला है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में असत्य को पहचाना। अब आपको इसमें क्या करना है, मान के चलिए प्रश्न आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो आप अपना डाटा उठाइए, कॉपी कलम उठाइए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पूरे डाटा को आप क्या करें, तैयार कर लें, ताकि अगली बार जब ये प्रश्न आए तो फिर छूटे नहीं आपसे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में असत्य को पहचाने। पहला, श्री कृष्ण सिंह प्रथम सत्याग्रही थे, बिल्कुल थे। अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही थे, बिल्कुल। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो थे, बिहार के पहले प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री बने, वो बिहार प्रथम सत्याग्रही थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा दूसरे सत्याग्रही थे। गया में गौरीशंकर सिंह एवं शिलांग में श्याम नारायण सिंह ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया, बिल्कुल किया। बीपीएससी में पूछा भी है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में गया में नेतृत्व किन्होंने प्रदान किया था, तो ये भी सही है। अगला है कि इस सत्याग्रह में महिलाएं नहीं जुड़ी, गलत। इस सत्याग्रह में यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में महिलाओं का जुड़ाव भी बहुत ज्यादा था, खास करके गए इलाकों में बहुत ज्यादा महिलाओं का जुड़ाव था व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, तो हमने डी लगा दिया। अगला है गलत को चुने, मतलब ये 4 ऑप्शन है, इसमें गलत को चुनना। 11 सितंबर 1875 को हिंदी एवं उर्दू को अदालत में जगह प्राप्त हुआ। बिहार में जो अदालती कार्रवाई होता था पहले फारसी भाषा में हुआ करता था, अंग्रेजी भाषा में हुआ करता था। 11 सितंबर 1875 से हिंदी एवं उर्दू दोनों में अदालत की कार्रवाई प्रारंभ हो गई। सही है। अब ये डाटा आपको सुधार कर रखना होगा कि बिहार में जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, जैसे हिंदी, याद रखिए हिंदी का उत्थान काल था सरकारी गैर सरकारी स्तर दोनों पर। बिहार में उर्दू 1884 में दूसरी राजभाषा बनी। मैथिली नेपाल की उपराष्ट्रभाषा है। अंगिका मुख्यतः भागलपुर एवं मुंगेर में बोली जाती है। तो देखिए अंगिका सही बात है, भागलपुर मुंगेर में बोली जाती है। मैथिली नेपाल की सही में उपराष्ट्रभाषा है, ये भी सही है, तो ये गलत हो गया, हमारा ऑप्शन बी होगा, गलत चुना। बिहार में उर्दू को 1884 में दूसरी राजभाषा बनी, नहीं 1984 में बना था। बिहार में उर्दू जो है राजभाषा के रूप में, दूसरी राजभाषा के रूप में 1984 में इसे मान्यता मिला था। अब आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भाषा वाले सेक्शन को एक बार देख लें, सुधार लें, ताकि चीजें छूटे नहीं। एक चीज और है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फटाफट मार लिए। देखिए बीसीएस को परीक्षा पास करना कोई ऑब्जेक्टिव पास करना नहीं होता, मैराथन होता है। बस समझ रहे हैं ना, इंटरव्यू में पहुंचे, आपसे भाषा के बारे में पूछ लिया, आपने डाटा पहले से ही सुधार के नहीं रखा है, गड़बड़ा जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। फिर है असत्य को चुने, गलत को चुने। तीनों में गलत चुना रहा। भाष्य भभूति वाचस्पति मिश्र, तुमने कहा था नागार्जुन, विधि विवेक मंडन मिश्र, नौलखा हार फणीश्वर नाथ रेणु, ये किताब है, उसके लेखक है। भाष्य भभूति के लेखक सही में वाचस्पति मिश्र थे। तुमने कहा था नागार्जुन का ही है। विधि विवेक मंडन मिश्र, नौलखा हार फणीश्वर नाथ रेणु नहीं, ये गलत हो जाएगा। नौलखा हार नामक जो किताब है या उपन्यास है, इसे
देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। याद पड़ा? एक और चंद्रकांता जो सीरियल देखा करते थे बच्चे में, हम लोग बच्चे में, आप लोग नहीं, उसी के लेखक। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बिहार में इतना भूभाग पर वन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बिहार में कितना % भूभाग पर वन होना चाहिए? 22%, 15%, 33%, 31%। तो सही उत्तर है 22%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बिहार में 22% भूभाग पर वन होना चाहिए। अगला है कि जाड़े के दिनों में बिहार में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? ठंडी के दिनों में बिहार में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? पूर्वी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, लौटता मानसून या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ। देखिए बिहार में जो वर्षा होती है वो दो तरह से होगा, एक तो मानसूनी वर्षा होती है, एक ठंडी के दिनों में होती है। अब ये बिल्कुल बिहार के क्षेत्रीय भूगोल से भी, हालांकि भारत का भी भूगोल में आता है, लेकिन आपको इसमें क्षेत्रीय तरह से याद रखना होगा कि बिहार में जो ठंडी के दिनों में, ठंडी या ठंडी के बाद जैसे दिसंबर जनवरी में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर में जो, या उत्तरी अटलांटिक महासागर से जो ठंडी हवाएं चलती हैं, नमी लेकर के आती हैं, वो वर्षा कराते हुए लगभग पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच जाती है। हालांकि वर्षा का क्रम घटते जाता है, दिल्ली में ज़्यादा करेंगे, लखनऊ में कम करेंगे। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि पश्चिमी विक्षोभ से आते हुए बादल निम्न में से कहाँ ज़्यादा वर्षा करेंगे, तो उसको भी याद रखेंगे कि जो पश्चिमी इलाके होंगे वहाँ ज़्यादा वर्षा होंगे और जो पूर्वी इलाके होंगे वहाँ कम होंगे। तो बिहार में ठंडी के दिनों में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसमें यह होता है कि आपको बादल छेक लेगा, मतलब घेर लेगा, गर्मी थोड़ा बढ़ जाएगी और वर्षा होती है। ये वर्षा जो होती है रबी के फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है, ध्यान रखेंगे। इससे प्रश्न बार बार पूछते हैं, बनते भी हैं, तरह तरह से प्रश्न बनते हैं, तो आपको इसका भी डाटाबेस सुधारना होगा। अब फटाफट देखते हैं आगे के प्रश्न। अब देखिए फटाफट आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इस बार कुछ प्रश्न हमने ब्लू में लिख दिए हैं, हालांकि मैं बोलते चलूंगा बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। अंगूर लता किस प्रजाति की फसल है? कृषि से संबंधित प्रश्न है कि अंगूर लता किस प्रजाति की फसल है? अंगूर का, टमाटर का, सेब का या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है टमाटर का। अंगूर लता जो है वो टमाटर की एक प्रजाति है, उसी का फसल है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथन को विचारें। मतलब ये जो कथन 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, इसको आपको पढ़ना है। हीमोग्लोबिन के बारे में दिया, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ठीक है। यह लौह युक्त यौगिक है, ठीक है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। अब इन चारों में क्या सही है? पहला ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 3 नहीं, देखिए 3 गलत है भैया। यह किसी भी प्रकार से रोगों को कोई बहुत ज्यादा प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। प्रतिरक्षा के लिए हमारे जो शरीर है उसमें आरबीसी नहीं है, WBC होते हैं। हीमोग्लोबिन का काम ये सब नहीं है। हीमोग्लोबिन का जो काम है, यह ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है और यह रक्त को लाल प्रदान करता है। तो 1 2 और 4 जिसमें होगा वही सही होगा। तो ये नहीं है, ये सही है। 1 2 4 ये सही है, तो बी हमारा सही हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तब क्या करें? एक लाइट हमने बंद कर दिया है। नहीं हुआ तब क्या करें? तो नहीं होने पे आपको करना है कि आपको फिर से डाटा बना लेना है रक्त के बारे में। सबसे सवाल तो यही था कि रक्त है क्या। तो लूसेंट पढ़िएगा या कोई भी किताब पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक। अब ये तरल क्या है, संयोजी क्या है और उत्तक क्या है? 3 शब्द हैं। संयोजी उन चीज़ों को कहा जाता है जो संयोग कराते हैं, लोग माने जोड़ाते हैं सबको, और टिश्यू तो समझते ही हैं क्या होते हैं। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना होगा। अब हर चीज़ को आप याद नहीं कर सकते, एक एक चीज़ को जब समझ लेंगे फिर आपको परीक्षाओं में कैसे भी पूछे हड़बड़ाएंगे नहीं, गड़बड़ाएंगे नहीं। गलत को चुने, गलत को चुने। ABCD है 4 को। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता बेंजीन को माना जाता है, सही है। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, सही है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है, सही है। दर्द राहत आयोडेक्स में गंध इथाइल सेट के कारण होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको
कमेंट करके हमको बताइएगा कि ये किसके कारण आप जो आयोडेक्स या मुंह वगैरह लगाते हैं तो उसमें एक स्पेशल गंध होता है, किसके कारण होता है बताइएगा। देखिए प्रश्न कितने व्यवहारिक बनाए जाते हैं, ये सब हम लोग रोज यूज करते हैं उसी पर प्रश्न। अगला है कि निम्न के निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है, मतलब फिनाल का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, बेकेलाइट या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बेकेलाइट। बेकेलाइट के निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि द्रव्य की अवस्थाओं में अधिकतम संख्या कितनी है, यानी कि द्रव्य यानी कि पदार्थ की अधिकतम कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं, 5, 4, 3, 2। सही उत्तर है 5। द्रव्य की यहाँ पर देखिए कैसे लिख दिया, द्रव्य लिख दिया। ध्यान रखेंगे परीक्षाओं में यही सब चीज को ध्यान रखना होता है। अगला है कि अनुच्छेद इतना के तहत अंतर राज्य परिषद का गठन किया जा सकता है। देखिए भारत में राज्य केंद्र राज्य के बीच में समन्वय बनाने के लिए राष्ट्रपति अंतर राज्य परिषद का गठन करते हैं या कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत होता ये होता है। अब अंतर राज्य परिषद में बहुत सी चीजें होते हैं, आप हमारे लिंक पर जाइए, वहां पढ़ने के लिए भी और वीडियो भी दोनों दिया हुआ है। किसके तहत, 261, 262, 263, 264। सही उत्तर है 263। अनुच्छेद 263 आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर राज्य परिषद का गठन कर सकते हैं। 12वां है कि अनुच्छेद इतना के तहत राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी कि राज्यों में मंत्री परिषद का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है, 161, 162, 163, 164। सही उत्तर है 163। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न से जो प्रश्न बच गया है उसको। फिर है गलत को चुनो। ये ज्योग्राफी से भूगोल से संबंधित कुछ तथ्य हैं, आपको सुनना है, पढ़ना है। चिनूक को डॉक्टर वायु कहते हैं। देखिए चिनूक एक स्थानीय पवन है, अगर जब चलती है तो वहाँ पे थोड़ा सा स्वास्थ्य में सुधार होता है, इसलिए इसको डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। आपसे सवाल बहुत तरह से पूछेगा कि चिनूक कहाँ चलती है, ये बताना है। निम्न में से किस स्थानीय वायु को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है, तो चिनूक को याद रखिएगा। हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करते हैं, बिल्कुल यही 3 स्टेट प्राप्त करते हैं। ओरस नीस लाइन जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य है, बिल्कुल है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सोल्जर ने की थी, नहीं, गलत है। किन्होंने किया था, कमेंट कीजिएगा। और ये सब सारे चीज इसमें सही है। एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें से जो भी चीज का डाटा आपसे, जैसे भारत में बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं या बहुराज्यीय परियोजनाएं हैं, उन सारे परियोजनाओं का डाटा आपको रखना होगा कि किस परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है। बस समझ रहे हैं ना। ये अब आप वैसे नहीं रखेंगे, डाटा खुद से याद रखिए। डाटा को आप खुद से बनाइए, दूसरे पर भरोसा नहीं कि कोई कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इससे इसलिए मतलब नहीं है कि वो टीचर सही गलत नहीं है, इसलिए मतलब है कि आप जब डाटा खुद से तैयार करेंगे तो वो आपको याद ज़्यादा समय रहेगा, क्योंकि आपने खुद से अपने स्तर से तैयार किया। इसको ध्यान रखेंगे। महुआ डार अभ्यारण्य कहाँ है, महुआ डार अभ्यारण्य कहाँ है, झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो ये झारखंड में, झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में महुआ डार अभ्यारण्य स्थित है। गलत को चुने, कुछ ऑप्शन है इसमें गलत को चुनना। भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति एस.एन. टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, सही है। 1925 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई, सही है, नहीं, ये 1924 में हुआ था। मुंबई में हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, लेकिन 1924 में किया था। देखिए कितना छोटा सा घुसा के दिया हुआ रहता है। अगला को भी देख लीजिए। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता, अकाल संहिता 1863 का निर्माण स्टेची आयोग के आधार पर हुआ, बिल्कुल सही है। स्टेची आयोग के अनुशंसा पर ही अकाल संहिता बना, उसके बाद भारत में कुछ सुधार किए गए। 1946 के अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, बिल्कुल बलदेव सिंह जो थे 1946 के जो अंतरिम सरकार बना था उसमें रक्षा मंत्री थे। तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। बी जो है वो गलत है, हमने गलत को चुन लिया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र पुस्तक कितने खंडों में विभक्त है, 15, 17, 16, 8। सही उत्तर है 15। अर्थशास्त्र जो है 15 खंडों में विभक्त है। अगला है लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। अर्थव्यवस्था से लॉरेंज वक्र से क्या नापा जाता है, आय, आय की विषमता, खर्च या खर्च की विषमता। तो सही उत्तर है आय की विषमता। लॉरेंज वक्र से आय की विषमता मापी जाती है। कंबाला कहाँ का खेल है,
कंबाला एक खेल है, कहाँ का खेल है? तमिलनाडु का, कर्नाटक का, केरल का, तेलंगाना का। सही उत्तर है कर्नाटक का। सही उत्तर कहाँ का होगा? कर्नाटक का। कंबाला जो है कर्नाटक का खेल है। हालांकि हमने आपको गलत टिक लगा दिया, लेकिन ध्यान रखेंगे कि कंबाला जो है वो कर्नाटक का से कंबाला का से कर्नाटक, कर्नाटक का खेल है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप से संबंधित है, यानी कि इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, टेबल टेनिस से, क्रिकेट से, शतरंज से। सही उत्तर है टेबल टेनिस से। एक चीज फिर से मैं बता दूं कि खेल खिलाड़ी वाला समस्या जो है इसको भी खुद से डाटा बनाएंगे। एक खेल है, उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से कप होते हैं, और उस खेल में एक तरफ में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। आप कहे कह रहे श्रीमान ये क्या है, तो देखिए ये जो तैयार रखेंगे ना, आपको पीसीएस स्तरीय किसी भी एग्जाम में या ग्रेजुएशन स्तरीय किसी भी एग्जाम में सहायता प्रदान करेगा। अगला अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्र बहमनी राज्य का संस्थापक था। दक्षिण भारत में बहमनी राज्य का नाम सुने होंगे, उसका कौन था? बहमन शाह, हसन गंगू, मुहम्मद, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है बहमन शाह। बहमन शाह जो था वो याद रखिए, बहमन शाह के नाम से, इसका नाम दूसरा था, ये बहमन शाह के नाम से इसने राज्य स्थापना किया। एक सरदार था, एक सैनिक था, सैनिकों का सरदार था, इसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 20 प्रश्न। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। जो भी चीज़ है लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।